तो दोस्तों वेलकम टू द सिविल सर्विसेज ड्रीम चैनल। दोस्तों आज का टॉपिक है हमारा राज्यसभा का स्पेशल पावर्स। नॉर्मली हम ये कहते हैं कि राज्यसभा पावरलेस है, राज्यसभा के पास पावर नहीं होता, लोकसभा के पास ये सारे पावर होते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट में जो राज्यसभा का पावर है वो भी है, थोड़ा बहुत है बट है, उसकी अपनी इम्पोर्टेंस है। ठीक है, राज्यसभा के नहीं होने की वजह से लोकसभा जो है काफ़ी इनकम्प्लीट होगा और हमारा डेमोक्रेसी कभी कंप्लीट नहीं होगा। तो दोस्तों आइए देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जो है फेडरल कैरेक्टर की वजह से राज्यसभा को दो एक्सक्लूसिव यानी कि स्पेशल पावर दी गई है जो कि लोकसभा को नहीं दी गई है। ठीक है, हाँ ये है कि लोकसभा के पास उसके अलावा बहुत पावर्स हैं, लेकिन राज्यसभा के पास भी दोस्तों ऐसे दो स्पेशल पावर्स हैं जो लोकसभा को नहीं दिया गया है। तो वो क्या है? तो वो फर्स्ट है आर्टिकल 249। ठीक है, जो आर्टिकल 249 है उसके तहत ये है कि जो स्टेट लिस्ट में जो मैटर्स है, ठीक है दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि जो लिस्ट होते हैं वो कितने तरीके के होते हैं ना। एक होता है यूनियन लिस्ट, एक होता है स्टेट लिस्ट, एक होता है कंकरेंट लिस्ट। तो दोस्तों यूनियन लिस्ट का मतलब वो लिस्ट जिसमें कि पार्लियामेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो कानून बनाते हैं, लॉ पास करते हैं, बनाते हैं। स्टेट लिस्ट का मतलब जो होता है स्टेट गवर्नमेंट, जिस पे स्टेट लेजिस्लेचर्स जो होते हैं वो कानून बनाते हैं। और दोस्तों कंकरेंट का मतलब होता है कि जिस पे यूनियन और स्टेट दोनों कानून बना सकते हैं। और एक होता है रेसिजुअरी। ठीक है, जैसे कि दोस्तों होता क्या है कि यूनियन लिस्ट में मान लो कि बहुत सारी चीज़ें आ गई, स्टेट लिस्ट में बहुत सारी चीज़ें आ गई, ठीक है, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो कंकरेंट लिस्ट में भी है। जैसे कि अब क्या है, तो दोस्तों जैसे फॉरेन हुआ, करेंसीज हुआ, इंटरनेशनल रिलेशंस हुआ, तो ये सारी चीज़ें जो होती है ना ये यूनियन लिस्ट में आती है। स्टेट लिस्ट में क्या आता है? स्टेट लिस्ट में आता है हेल्थ, आता है एग्रीकल्चर, आता है, ये सब इंपॉर्टेंट चीज़ें जो है वो स्टेट लिस्ट में आता है। और कंकरेंट लिस्ट में भी आता है। कंकरेंट लिस्ट में भी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आती हैं जैसे कि मतलब जिस पे दोनों लोग कानून बना सकें, ठीक है, कॉमन चीज़ें ऐसी। तो लेकिन दोस्तों कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जैसे कि जब ये लिस्ट बनाई गई थी तब के हिसाब से बनाई गई थी, लेकिन जब समय के बदलते हुए जब समय बदलता है, जैसे कि अब जो एरा है वो डिजिटल इकोनॉमी का है ना, सारी चीज़ें ई मार्केटिंग की हो गई, ई कॉमर्स की हो गई है। तो आज से 70 साल पहले तो ये तो नहीं सोचा गया था कि ऐसा भी कोई इकोनॉमी, इस तरीके का भी कुछ ऐसा नेटवर्किंग होगा। तो उसके हिसाब से क्या होता है कि हमें चीज़ें बदलना पड़ता है। तो और बहुत सारी चीज़ें जो होती है वो किताब में नहीं लिखी जा सकती है ना, लिस्ट में नहीं लिखी जा सकती है। तो जो नहीं लिखी गई है उसे हम कहते हैं रेसिजुअरी पावर्स। ठीक है, यानी कि जो कहीं नहीं हो, ना कंकरेंट में है, ना यूनियन में है, ना स्टेट में है, जो कहीं नहीं है तो वो कहाँ है? वो रेसिजुअरी पावर्स वो हो गए। तो ये किसके पास जाएगा? तो ये इस पे जो राइट होता है, इस पे जो बिल पास करने का काम जो होता है, लॉ बनाने का काम जो होता है, तो दोस्तों वो पावर जो है वो पार्लियामेंट के पास है। ठीक है, पार्लियामेंट जो रेसिजुअरी पावर्स होती है, पार्लियामेंट उस पर कानून बनाती है। तो ये कुछ बेसिक थे लिस्ट को लेके। तो यहाँ पे भी वही कहा जा रहा है कि राज्यसभा के पास दो स्पेशल पावर्स हैं। तो वो दोनों स्पेशल पावर्स क्या हैं? तो जो फर्स्ट स्पेशल पावर है दोस्तों वो आर्टिकल 249 में आता है। वो ये कहता है कि स्टेट लिस्ट में जो है वो पार्लियामेंट कानून बना सकती है। ठीक है, तो दूसरा है इट कैन ऑथराइज द पार्लियामेंट टू क्रिएट न्यू ऑल इंडिया सर्विसेज। ठीक है, जैसे कि जो राज्यसभा है वो ऑथराइज करता है पार्लियामेंट को, ठीक है, कि वो क्रिएट करे एक नया ऑल इंडिया सर्विसेज जो कि कॉमन हो सेंट्रल और स्टेट के लिए। तो दोस्तों यहाँ पे जो है, यहाँ पे ऐसा नहीं है कि राज्यसभा ही खुद बनाता है, वो पार्लियामेंट को ऑथराइज करता है कि वो जो है आप जो सब्जेक्ट्स हैं स्टेट लिस्ट में आर्टिकल 249 में, आप उसके तहत कानून बनाइए। और वो ऑथराइज करता है पार्लियामेंट को कि आप एक नया ऑल इंडिया सर्विसेज बनाइए जो कि कॉमन हो दोनों सेंट्रल स्टेट्स के लिए अंडर आर्टिकल 312। ठीक है, और दोस्तों यहाँ पे अगर हम एनालिसिस करें थोड़ा, अगर आपसे मेन से पूछा जाता है कि राज्यसभा एकदम पावरलेस है, उसे हटा देना चाहिए एंड ऑल, तो दोस्तों यहाँ पे आपको ऐसा, इसमें एक्सट्रीम आंसर नहीं लिखना है, आपको ये बताना है, आपको कंपेयर करना है ब्रिटेन के पार्लियामेंट से और अमेरिका के पार्लियामेंट से। ठीक है, तो आपको ये बताना है कि हमारा जो राज्यसभा है, ठीक है, वो ना ही बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है और ना ही बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल है। क्योंकि हमारा जो राज्यसभा है दोस्तों वो क्या काम करता है? उसका काम होता है कि वो हैस्टी, डिफेक्टिव, केयरलेस, जो इल कंसिडर्ड लेजिस्लेशन, जो लोकसभा मान लो जल्दबाजी में लोकसभा ने फिर पब्लिक प्रेशर में आके या फिर केयरलेस तरीके से अगर उसने किसी भी कानून को मतलब बिल को ले आए पास कराने के लिए बिना सोचे समझे, बहुत ज़्यादा डिबेट डिस्कशन नहीं हुआ है, बहुत ज़्यादा रिवीजन नहीं हुआ है,
तो उसको राज्यसभा चेक करता है, ठीक है। मान लो कि लोकसभा ने कोई भी बिल इंट्रोड्यूस किया और उसने जब राज्यसभा को पास किया, तो ऑब्वियसली अगर राज्यसभा, मान लो ठीक है पावर नहीं है, बट एक टाइम के लिए राज्यसभा में उस पर देखा जाएगा, ठीक है, जो कमियां होंगी उसको बताया जाएगा। और जब पब्लिक डोमेन में चीज़ें आ जाती हैं तो फिर लोकसभा के तो ऑटोमेटिकली प्रेशर हो ही जाता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं राज्यसभा जो है वो चेक करता है लोकसभा के ऐसे डिसीजन जो कि लोकसभा का सही नहीं होता है, ठीक है। और क्या है, लोकसभा दोस्तों रिप्रेजेंटेशन देता है, ठीक है, वैसे लोगों को जो एमिनेंट पर्सनालिटी होते हैं, एक्सपर्ट्स होते हैं, है ना, कि मान लो बहुत ऐसे इंटेलिजेंट और एक्सपर्टीज़ होते हैं जो डायरेक्ट इलेक्शन फेस नहीं कर पाते। तो अगर मान लो कि वो डायरेक्ट इलेक्शन फेस नहीं कर पाते, तो ऐसा तो है नहीं कि उनको मौका ना दिया जाए, तो उनको हम मौका देते हैं, उनकी रिप्रेजेंटेशन करवाते हैं हम राज्यसभा के थ्रू, ठीक है। तो कब कराते हैं, तो प्रेसिडेंट जो नॉमिनेट करते हैं 12 ऐसे पर्सन्स को राज्यसभा में, तो उसके थ्रू राज्यसभा की यहाँ होगी, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो है कि एक फेडरल इक्विलिब्रियम होता है, जो कि स्टेट्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जाता है कि अनड्यू इंटरफेरेंस, सेंटर का बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस ना हो। तो स्टेट से रिप्रेजेंटेशन होती है राज्यसभा में, तो इसमें क्या होता है कि स्टेट के इंटरेस्ट को भी रखा जाता है, तो उससे ये भी फ़ायदा है। तो ऐसा नहीं है कि कम्प्लीटली मतलब कि पावरलेस है हमारा राज्यसभा। और अगर दोस्तों आपको और भी आपको अगर पूछा जाए अपने आंसर में, तो आपको ऐसे भी लिख सकते हो आप कि जो जो हमारा राज्यसभा है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इतना वीक भी नहीं है हाउस ऑफ लॉर्ड्स की तरह। हाउस ऑफ लॉर्ड्स कहाँ है, हाउस ऑफ लॉर्ड्स है ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम में, ठीक है। और अमेरिका का जो दोस्तों कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम है, वहाँ पे राज्यसभा जो जैसी चीज़ें हैं उसको हम सीनेट कहते हैं। तो वो काफ़ी पावरफुल है, तो बहुत ज़्यादा पावरफुल भी नहीं है सीनेट की तरह और बहुत ज़्यादा कमज़ोर भी नहीं है हाउस ऑफ लॉर्ड्स की तरह, ठीक है। तो अगर मतलब फाइनेंशियल मैटर्स और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के कंट्रोल पे छोड़ दें, मतलब अगर आप दो मैटर छोड़ दें, एक पैसा वाला मैटर मतलब फाइनेंशियल मैटर्स और एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स पे कंट्रोल करना, ठीक है, अगर ये दोनों पावर छोड़ दें, तो जो पावर और स्टेटस है राज्यसभा का वो सारे स्फेयर में मतलब लगभग सेम है और वो लोकसभा के साथ कोऑर्डिनेट भी करता है, ठीक है। तो ये पूरा डिटेल्स था स्पेशल पावर्स ऑफ राज्यसभा। तो राज्यसभा के बारे में भी आपको जानना जरूरी है, क्योंकि नॉर्मली लोग ये समझते हैं कि राज्यसभा तो बस ऐसी ही, और कुछ कभी कभी तो ये भी सवाल पूछा जा सकता है कि क्या राज्यसभा को अबॉलिश कर देना चाहिए, क्योंकि राज्यसभा का कोई उतना ज़्यादा इफेक्टिव रोल देखने को नहीं मिलता है। तो दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस। तो आइए देखते हैं पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस क्या है। दोस्तों एक स्पेशल राइट्स होता है, इम्यूनिटी होती है, एग्जेम्पशंस होते हैं, ठीक है। स्पेशल राइट्स मतलब कि राइट जो स्पेशल हो, जो सबको ना दिया जाए, वो बस पार्लियामेंट के मेंबर्स को दी जाती है। इम्यूनिटी दी जाती है, एग्जेम्पशंस दी जाती है, कुछ ऐसी छूट दी जाती है, कुछ ऐसा बचाव दिया जाता है कि जो हाउसेस ऑफ जो मेंबर्स होते हैं हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट के, उनकी कमिटीज़ को, उनके मेंबर्स को, उन्हीं को दी जाती है और सबको नहीं दी जाती है। यहाँ पे ये मतलब है, ठीक है। तो ये क्यों दी जाती है दोस्तों, ये देना ज़रूरी है क्योंकि उनके इंडिपेंडेंस को, उनके एक्शंस को, मतलब मान लो कि अगर उनको हम इतनी आज़ादी नहीं देंगे, इतना छूट नहीं देंगे, स्पेशल राइट्स नहीं देंगे, तो वो हमेशा क्या होगा कि वो हाउस में वो कभी खुल के नहीं बोल पाएंगे, है ना, सच नहीं रख पाएंगे। तो उनको हमेशा डर रहेगा कि अगर हम ऐसा बोलते हैं तो ये प्रॉब्लम हो जाएगी, ऐसा बोलते हैं तो ये प्रॉब्लम हो जाएगी। तो उनको इसीलिए थोड़ी स्पेशल पावर्स दी जाती है ताकि वो इंडिपेंडेंट होके कोई भी बात बोलें, को अपनी बात रखें, डिस्कशन हो पाए, डिबेट हो पाए और उनके एक्शंस पे बहुत ज़्यादा फ़र्क ना पड़े, ठीक है। तो इसीलिए दी जाती है। और ये प्रिविलेजेस, अब देखो होता है ना, प्रिविलेजेस का क्या मतलब है। मान लो कि आपको प्रिविलेज दिया जा रहा है कि आप यूपीएससी में 10 अटैम्प्ट्स दे दो, बाकी बच्चों को कम मिलते हैं, मान लो जनरल में कम मिलते हैं, ठीक है, 6 अटैम्प्ट्स है और आपको 10 अटैम्प्ट्स दे दी जा रही है, तो यहाँ पे आपको 4 अटैम्प्ट्स का प्रिविलेज हुआ, ठीक है। तो इसका यही मतलब होता है, प्रिविलेज का मतलब होता है कि आपको सबसे थोड़ा स्पेशल ट्रीट करना, एग्जाम्पल के लिए था बस ये। तो वहाँ पे क्या है दोस्तों कि ठीक उसी तरह पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस का मतलब होता है कि पार्लियामेंट के मेंबर्स को, पार्लियामेंट में जो हैं उनको किस तरीके का प्रिविलेज दी जाती है, ठीक है। अब आपका क्लियर हो गया। तो दोस्तों यहाँ पे जो हमारा संविधान है उसने पार्लियामेंट के प्रिविलेजेस को, मतलब पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस को, ठीक है, उनको दिया गया है जो बोलते हैं, ठीक है, और जो प्रोसीडिंग्स में पार्टिसिपेट करते हैं हाउस ऑफ द पार्लियामेंट के, ठीक है। तो यहाँ पे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया आते हैं और यूनियन मिनिस्टर्स आते हैं, ठीक है। तो इन यूनियन मिनिस्टर्स को मिलता है और अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को मिलता है। यहाँ पे आप ध्यान देना कि प्रेसिडेंट को पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस नहीं दी जाती है, जो कि वो पार्लियामेंट के इंटीग्रल पार्ट है,
ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों क्लासिफिकेशन अगर हम करें तो पार्लियामेंट्री प्रिविलेज जो होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, एक कलेक्टिव पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस, एक होता है इंडिविजुअल। अब आप वर्ड पे देखो, कलेक्टिव का मतलब सबको एक साथ जो प्रिविलेज दी जाएगी, और इंडिविजुअल का मतलब जो एक पर्सन को दी जाएगी, ठीक है। तो दोस्तों कलेक्टिव प्रिविलेजेस का मतलब होता है कि जो एक हाउस को, मान लो कि ईच हाउस मतलब पूरे लोकसभा के मेंबर्स को दी जाएगी, एक हाउस को पूरा मिलेगा, और राज्यसभा के मेंबर्स को पूरे राज्यसभा के लोगों को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे उसके बाद क्या होगा दोस्तों कि कलेक्टिव में क्या होता है कि इसमें दी जाती है कि ठीक है, हाउस ऑफ पार्लियामेंट है आपका, चलो आप लोकसभा है, पूरा हाउस है, सबको एक साथ मिलेगा प्रिविलेजेस। क्या मिलेगा कि आप पब्लिश कीजिए अपने रिपोर्ट को, अपना डिबेट है, आपकी प्रोसीडिंग्स है, ठीक है। दूसरे को अगर मतलब मान लो कि वो दूसरे को मना करते हैं कि आप ये सब चीज़ पब्लिश मत करें, तो वो भी मतलब नहीं हो सकता। अगर उनको लगे कि उनको स्ट्रेंजर्स को अलाउ नहीं करेंगे प्रोसीडिंग्स में, तो वो उसके लिए सीक्रेट मीटिंग्स भी कर सकते हैं, ठीक है। तो वो हाउस के मतलब एक हाउस अगर सीक्रेट मीटिंग्स करना चाहते हैं तो वो सीक्रेट मीटिंग्स भी कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों मतलब कि अपने तरीके से रूल्स रेगुलेशंस प्रोसीजर्स कंडक्ट ऑफ द बिजनेस, जो भी मतलब मैटर जो भी रिलेटेड है, पनिश करना है कौन मेंबर्स को, मतलब मान लो कि वो अपने मेंबर्स को भी पनिश कर सकते हैं, आउटसाइडर्स को भी पनिश कर सकते हैं। अगर आप ब्रीच ऑफ प्रिविलेजेस करें, मतलब आपको जो फ़ायदा मिल रहा है, आपको जो स्पेशल राइट्स एंड प्रिविलेजेस मिल रही है, ठीक है, उसका अगर आप मिसयूज़ करोगे तो ठीक है, आपको पनिश भी करेगा हाउस, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ें हैं, उसके लिए आपको कंटेम्प्ट भी लग सकता है और इम्प्रिजनमेंट भी हो सकती है, मतलब आपको एक सस्पेंड भी किया जा सकता है, एक्सपेल भी किया जा सकता है इन केस अगर मेंबर्स को, अगर वो कुछ ऐसी हरकतें करते हैं तो ये सब राइट्स दी गई है, स्पेशल राइट्स दी गई है, ठीक है। तो ये है कि इंफॉर्मेशन लेना, डिटेंशन, कन्विक्शन, जेल में जाना, रिलीज ऑफ ए मेंबर, मतलब ये सारी चीज़ों के लिए उनको राइट है कि वो सारे इन्फॉर्मेशन लें, उनको पूरा राइट है कि उनको पूरा इन्फॉर्मेशन दिया जाए, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे ये है कि बहुत इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है कि स्पेशल प्रिविलेजेस क्या हो सकता है हाउस का, कि मतलब कोई भी पर्सन हो, ठीक है, चाहे वो मेंबर हो, मतलब हाउस का मेंबर हो, या फिर कोई आउटसाइडर हो, बाहर का हो, ठीक है, वो अरेस्ट नहीं किया जा सकता है। कोई ऐसी लीगल प्रोसेस जो है उनके अगेंस्ट नहीं लगाई जा सकती, कोई सिविल हो या फिर क्रिमिनल हो, ठीक है, तो नहीं लगाई जा सकती। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो है प्रिजाइडिंग ऑफिसर की परमिशन जरूरी है। अब मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर कौन होते हैं, तो राज्यसभा के प्रिजाइडिंग ऑफिसर होते हैं चेयरमैन यानी कि वाइस प्रेसिडेंट, और लोकसभा के प्रिजाइडिंग ऑफिसर होते हैं स्पीकर, ठीक है। तो ये दोनों मान लो हाउस के मॉनिटर होते हैं, तो ये अपने हाउस को लीड कर रहे होते हैं, देख रहे होते हैं कि सब शांति से डिस्कशन वगैरह हो जाए, ठीक है। तो अगर मतलब किसी कोई गलत पता चला कि किसी को अरेस्ट करना है या कुछ ऐसा करना है, तो जब तक प्रिजाइडिंग ऑफिसर अगर मना कर देते हैं कि नहीं ये नहीं जा सकते हैं अभी, तो वहाँ पे कोई नहीं अरेस्ट कर सकता उनको, ठीक है, चाहे वो क्रिमिनल मैटर हो या फिर वो सिविल मैटर हो। तो दोस्तों ये था कलेक्टिव प्रिविलेजेस। अब मैं आपको बताती हूँ इंडिविजुअल प्रिविलेजेस, मतलब कि हाउस को मिला हुआ है, ठीक है, इकट्ठा कलेक्टिव सबको एक साथ मिलेगा। इंडिविजुअल का मतलब एक एज ए पर्सन, एज ए पर्सनैलिटी, एज ए इंसान, उनको क्या मतलब स्पेशल राइट्स मिली हुई है। तो दोस्तों उनको स्पेशल राइट्स ये मिली हुई है कि वो उनके पास बिल्कुल फ्रीडम है, फ्रीडम ऑफ स्पीच इन पार्लियामेंट, वो आराम से मतलब फ्री होके कुछ भी वो बोले, स्पीच दें, डिबेट करें, डिस्कशन करें। दूसरा ये है कि मतलब कि वो जो हैं, जो लोग हैं, पर्टिकुलर पर्सन है, उनको अरेस्ट कोई नहीं करेगा, ठीक है। अगर कोई सिविल केसेस मैटर है तो उनको अरेस्ट नहीं करेगा कोई। मान लो सेशन चल रहा है, उस समय कोई अरेस्ट नहीं करेगा। सेशन बिगनिंग स्टार्ट होने के 40 दिन पहले तक कोई अरेस्ट नहीं होगी, और 40 दिन बाद कोई अरेस्ट नहीं होगा। अगर सेशन, यहाँ पे सेशन की बात हो रही है, ठीक है, तो यहाँ पे 40 दिन पहले और 40 दिन बाद के सेशन पे और चल रहा है, तो उस टाइम पे कोई अरेस्ट नहीं किया जाएगा। और ये बस सिविल केसेस में होता है, ये क्रिमिनल केसेस में और प्रिवेंटिव डिटेंशन केसेस में नहीं होता है, ठीक है। तो दोस्तों अब तो मान लो कि आपको तो बहुत सारे स्पेशल राइट्स वगैरह पार्लियामेंट्री मेंबर्स को मिल रहे हैं, यूनियन मिनिस्टर्स को मिल रहे हैं। तो अगर वो ब्रीच करते हैं, यानी कि उसको तोड़ते हैं, नियम का, उस प्रिविलेज को फॉलो नहीं करते हैं, या फिर मिसयूज़ करते हैं, उसका गलत फ़ायदा उठाते हैं, तो और कंटेम्प्ट ऑफ द हाउस का मतलब होता है दोस्तों कि मतलब कि आप हाउस के नियम कानून को सही से फॉलो नहीं कर रहे हैं, ठीक है, अपनी मनमानी कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो इसको कहते हैं कि कंटेम्प्ट ऑफ द हाउस। और ब्रीच ऑफ प्रिविलेज का मतलब आप अपने प्रिविलेज यानी स्पेशल राइट्स का मिसयूज़ कर रहे हैं, उसको ब्रेक कर रहे हैं, ठीक है। तो कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट काफ़ी बड़ा है, उसके अंदर ब्रीच ऑफ प्रिविलेजेस भी आ जाता है, ठीक है। तो ये ब्रॉड है। तो मान लो कि कोई इंडिविजुअल जो है,
कोई भी पर्सन है या फिर कोई अथॉरिटी है वो कोई भी मतलब अटैक करती है अपने प्रिविलेजेस पे, राइट्स पे, इम्यूनिटीज़ पे, किसी भी तरीके का मिसयूज़ करती है, तो उस ऑफेंस को, उस गलती को हम कहते हैं ब्रीच ऑफ प्रिविलेजेस। वो पनिशेबल होता है हाउस के द्वारा, उसके लिए पनिशमेंट भी दी जाती है। तो और दोस्तों मतलब कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में क्या होगा? कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में ये हो सकता है कि मान लो कि हाउस ने कोई ऑर्डर दिया, कोई एक लेजिटिमेट ऑर्डर दिया, और आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और यूनियन मिनिस्टर्स हो, आप उसे डिसोबे कर रहे हो, मतलब आप उसे मान नहीं रहे हो, ठीक है, तो उसको क्या कहेंगे? कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट कहेंगे। आप मतलब हाउस के कंटेम्प्ट ऑफ द हाउस कहेंगे उससे, कि मतलब हाउस के नियम कानून को आप फॉलो नहीं कर रहे हैं तो आपको पनिश किया जाएगा। तो सिंपल है ये ब्रीच ऑफ प्रिविलेजेस, मतलब प्रिविलेजेस को आप नहीं मान रहे जो आपको स्पेशल राइट्स दी जा रही है, और कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट का मतलब नियम कानून आप सही से फॉलो नहीं कर रहे हैं, ये इसका मतलब हुआ। सॉवरेनिटी ऑफ पार्लियामेंट, दोस्तों यहाँ पे इसका क्या मतलब है? सॉवरेनिटी ऑफ पार्लियामेंट, सॉवरेन का मतलब होता है कि पार्लियामेंट हमारा काफ़ी सुप्रीम है, ठीक है, पार्लियामेंट में कोई एक्सटर्नल यानी कि बाहर फॉरेन कंट्रीज़ जो है वो उनका कोई प्रभाव ना पड़े पार्लियामेंट में जो कानून बनते हैं या फिर जो डिसीजन ली जाती है, ठीक है। तो सॉवरेनिटी ऑफ पार्लियामेंट को दोस्तों यहाँ भी आपको पार्लियामेंट से, ब्रिटेन के पार्लियामेंट से एग्जाम्पल से कंपेयर करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे कैसे कंपेयर करेंगे कि आखिर ब्रिटिश के पार्लियामेंट से ही पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी जो वर्ड है वो आता है। जैसे कि दोस्तों ब्रिटेन में क्या होता है कि वहाँ का जो पार्लियामेंट है वो काफ़ी सुप्रीम होता है, और अमेरिका में जो होता है, अमेरिका का जुडिशियरी को काफ़ी सुप्रीम माना जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है मतलब कि दोस्तों ऐसा बोला जाता है कि ब्रिटेन का पार्लियामेंट जो कुछ भी कर सकता है, ठीक है, कोई भी कानून को बना सकते हैं, वो चेंज कर सकते हैं, उसके बदले में कोई दूसरा कानून ला सकते हैं, फिर किसी भी कानून को वो तोड़ सकते हैं, ठीक है। तो पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूशन मतलब पार्लियामेंट संविधान से भी ऊपर रखा गया है ब्रिटेन में। तो क्या हमारा पार्लियामेंट भी इतना सॉवरेन है? तो नहीं, हमारा पार्लियामेंट इतना सॉवरेन नहीं है, कुछ लीगल रेस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं, ठीक है, क्योंकि हमारे यहाँ सुप्रीम क्या है, हमारे यहाँ सर्वश्रेष्ठ क्या माना गया है? कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान को माना गया है, उसके अकॉर्डिंग हम चलते हैं। हमारे यहाँ ना जुडिशरी सबसे पहले है, ना पार्लियामेंट, ना गवर्नमेंट, कुछ पहले नहीं है भाई, हमारे यहाँ तो संविधान यानी कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा है वही सुप्रीम है, उसमें जो लिखा गया है उसी को मानना पड़ेगा। तो हमारे यहाँ पार्लियामेंट सॉवरेन कैसे नहीं है? तो कुछ लीगल रेस्ट्रिक्शंस है, और जिस चीज़ पे कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगा दिए जाते हैं वो कंप्लीट सॉवरेन नहीं होती है, ठीक है। सॉवरेनिटी जो एक पॉलिटिकल फिलॉसफी भी है। तो दोस्तों यहाँ पे जो है क्या आखिर रेस्ट्रिक्शंस जो है हमारे संविधान ने हमारे पार्लियामेंट पे लगाए हैं? तो दोस्तों यहाँ पे कुछ है कि रिटन नेचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे यहाँ जो है संविधान जो लिखित है उसमें बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई है और उसको फॉलो करना है, ठीक है। ये तो पहली चीज़ें हो गई। कहने का मतलब है कि एक दायरा, एक लिमिट बना दिया गया है कि आपको इसके ऊपर जाके नहीं काम करना है, ठीक है। और हर चीज़ का एक प्रोसीजर, एक तरीका, एक मेथड है करने का, स्टेप बाय स्टेप जो होता है वैसे आपको गुजर के जाना है, मतलब ऐसा नहीं कि अपने मन से कुछ भी कर दिया। क्योंकि दोस्तों ब्रिटेन में क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन लिखित नहीं है, ना ही कोई ऐसा फंडामेंटल लॉ ऑफ लैंड है, ठीक है। वहाँ पे कन्वेंशंस के हिसाब से सारी चीज़ें चलती हैं, यानी कि जो पहले से चला हुआ आ रहा है उसी को वो लोग देख के चलाते हैं। तो ये डिफरेंस हो गया। दूसरा है फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। इंडिया में फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है, यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूशन डिवीजन है, पावर को डिवाइड किया गया है यूनियन में और स्टेट्स में, तो दोनों को उसी तरीके से ऑपरेट करना पड़ता है ना, जिस तरीके से उनको स्टेट लिस्ट में जो है स्टेट को अपना काम करना है, यूनियन लिस्ट में यूनियन को काम करना है। तो ऐसा तो नहीं है कि पार्लियामेंट हर लिस्ट में पहुंच जाएंगे कि नहीं मैं तो कानून बनाऊंगा, इस पर कानून बनाऊंगा, ऐसा नहीं है। आप बनाइए, आप स्टेट लिस्ट में ही बनाइए, लेकिन उसके भी कुछ प्रोविजंस है, आपको कब बनाना है वो संविधान में दिया हुआ है, आप उसके अकॉर्डिंग बनाना है, ठीक है। तीसरा है दोस्तों कि जुडिशियल रिव्यू। हमारे यहाँ आपको पता है कि जुडिशरी भी एक्टिव है, अगर पार्लियामेंट कुछ गलत करता है तो लोग जो है उस पिटीशन फाइल कर देंगे जुडिशरी में, सुप्रीम कोर्ट में, फिर वहाँ सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आता है। अगर सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि नहीं लोगों के हित में नहीं है, उनके राइट्स के अगेंस्ट है, खिलाफ है, तो वहाँ पे जुडिशियल रिव्यू होती है, उसको रिजेक्ट भी किया जा सकता है, ठीक है। तो इस यहाँ भी पार्लियामेंट को हमने उतना सुपर पावर नहीं बनाया है। दूसरा है फंडामेंटल राइट्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। फंडामेंटल राइट्स जैसे कि मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि इतने सारे 6 हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं कि हमारे बोलना, एक्सप्रेशन करना, स्पीच, एसोसिएशन, फ्रीडम, घूमना, ट्रैवल करना। तो यहाँ पे ऐसा है पार्लियामेंट कुछ भी नहीं बना सकता है कानून, ठीक है। वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें पार्लियामेंट को देख के चलना है। तो दोस्तों फाइनली मैंने इस लेक्चर में आपका पूरा पार्लियामेंट का जो चैप्टर था लक्ष्मीकांत में वो सारा मैंने कंप्लीट कर दिया। नेक्स्ट चैप्टर में हम देखेंगे कि पार्लियामेंट्री कमिटीज़ के बारे में, और बहुत जल्दी आपका लक्ष्मीकांत किताब मैं कंप्लीट करने की कोशिश करूँगी। दोस्तों आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।